हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हमारे जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस हैं, जो कोई भी मैंने किसी एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, जो भी है आपका, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं उनका कलेक्शन है। तो आप देखना, पहले मैंने जो आपको बता रखा है वही काम आपको करना है। वीडियो को पॉज करना है और खुद से आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को ख़त्म होते होते आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन। अगर रखा है कि श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम कम हो जाता है और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया, तो श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है। भाई दोनों लोग डाइटिंग पे हैं, ठीक है, और वजन घटाना है, लेकिन आप लोगों को पता है इस लॉकडाउन में हम लोग डाइटिंग तो कर ही नहीं सकते हैं। वेट लॉस होने की जगह वेट लगातार सभी का बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको लिख रखा है कि श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता, इनका जो वजन है वो है 7:8 के अनुपात में। ठीक, ये मेल है, यहाँ ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ पहले क्योंकि इन्होंने बोल रखा है पहले श्री गुप्ता और उसके बाद श्रीमती गुप्ता। आगे लिख रखा है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। ठीक, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम कम। इन्होंने तो अपना, भाई साहब ने 6 किलोग्राम वजन कम कर लिया, ठीक है, और उनके वजन का अनुपात अब इनके वजन का अनुपात हो गया है 5:6। ठीक है, तो हमें बताना श्रीमती गुप्ता जी ने अपना कितना वजन रिड्यूस किया है। तो देखिए श्री गुप्ता ने कितना वजन घटाया है, 6। ये कितना वजन घटाएंगी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया है कितना, x। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने अनुपात पढ़ाया था तो आपको आय और व्यय वाले क्वेश्चन करवाए थे और आय व्यय में ये मैं टाइप आपको बता चुका हूं, ठीक है, उसी को आपको देखना सीखिए। ये देखिए कितना अनुपात है, 7:8। ध्यान आपका आएगा। अब 7 छक्का ये कितना हो गया, 42, और ये 8 पंजे कितना हो गया, 40। ध्यान आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। और यहां पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 5x, और ये 6 छक्का कितना, 36, यानी 36 माइनस 5x। अब हमें ये देखना है कि इस 2 का मान है कितना। भाई श्रीमान और श्रीमती गुप्ता का जो वजन था वो 7 और 8, 7 और 8 का मतलब कितना हो गया, 15, और क्वेश्चन में दे रखा था इनका वजन कितना, 120 किलोग्राम। ठीक है, देखिए ये आपको लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए हर एक लाइन को लिखता हूं, बट आपको ओरली कर लेना है कि 15 बराबर इतना है तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 8 120। एक का मान अगर 8 है तो 2 का मान 8 दूनी कितना, 16 हो जाएगा। समझ आ गया, ये 2 का मान 16 हो जाएगा और बराबर में ये रहा 36 माइनस का 5x। तो माइनस का 5x इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5x, और घटाइए 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी कितना, 20। तो ये 5 चौके 20, मतलब जो श्रीमती गुप्ता जी हैं उन्होंने डाइटिंग कोर्स करने के बाद अपना वजन कितने किलोग्राम रिड्यूस किया, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना, 4 kg। ओके भाई, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है, करने की कोशिश करनी है। क्या लिखा हुआ है कि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। जब x 4 है और y 3 है तो x का मान ज्ञात करें जब y बराबर 6 हो। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं तब आपको समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। लिख रखा है कि जो x है वो y के वर्ग के विलोमानुपाती है। ठीक, जो x है वो y के वर्ग के विलोमानुपाती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है, इनके बारे में, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में। जब ये हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो इक्वल में कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो ले लेते हैं भाई कांस्टेंट। मैंने यहां पर ले लिया कि x इक्वल k इंटू बाई k अपॉन बाई स्क्वायर। अब देखिए इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, जब x बराबर 4 तो y बराबर 3। जब x बराबर यहां पर 4 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी k बराबर 3 रखूंगा, 3 दिया कितना, 9, तो 9 चौके 36, ये आ गया 36। ये वैल्यू किसकी आ गई, k की। ये आ गई स्थिरांक यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें यह बोला गया है यदि x का मान
नहीं, यदि y का मान 6 है तो x का मान ज्ञात करें। अब इसी क्वेश्चन में y का मान हमें दे रखा है। देखिए सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर हमें x का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। k का मान ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, कितना 36, और इन्होंने बोल रखा है कि अगर y का मान 6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए y का मान 6 रखेंगे, 6 छक्का कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब हमें भैया करना है अगला प्रश्न। देखते हैं, लिख रखा है कि 70,200 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को, जो हमने बंटवारा टाइप किया था, देखो उसी बंटवारे का एक क्वेश्चन आ गया। भाई मिसलेनियस है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। तो 70,200 रुपए को ए, बी, सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को b प्लस सी का 4/5 प्राप्त हुआ है, बी को a प्लस सी की 2/11 राशि प्राप्त होती है, तो सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। मैं लिख लेता हूं क्या क्या दे रखा है। टोटल जो हमें बांटना है ए, बी, सी में, वो बांटना कितना है a प्लस बी प्लस सी बराबर ये दे रखा है 70,200। ये क्वेश्चन लिख रखा है, वही मैंने लिख दिया है। लिख रखा है कि a को b प्लस सी का 4/5, a को b प्लस सी का 4/5, तो डायरेक्टली लिख दो ना, a का हिस्सा 4 है और b प्लस सी का कितना 5 है। और बोला गया है कि b को, यानी b को किसका, a और c का कितना प्राप्त हुआ है 2/11, यानी 2:11। अब एक बात यहां पर गौर कीजिए, हमें सी का हिस्सा निकालना भाई। अब एक बात देखो, ए बी सी दोनों जगह 3 ही वैल्यू हैं ए बी सी, यानी अगर तीनों वैल्यू हैं, भले इनका मान अलग अलग हो, सम तो इक्वल होना चाहिए। तो सम देखो कितना है, ये 5 और 4 कितना है 9, और यहां पर ये 11 और 2 कितना है 13। क्या सम इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हमें इक्वल करना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किसका 13 का और नीचे मल्टीप्लाई किसका, ये हो गया आपका 9 का। ओके, तो यहां पर ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 13 चौके कितना हो जाएगा 52, और ये 13 पंजे कितना 65 65, ये 9 दूनी हो गया कितना 18, और ये 11 निम्मा कितना हो गया, ये हो गया 99। इसका मतलब ए की मान आ गया यहां पर 52, और बी का जो मान आ गया वो कितना 18, और हमें मान निकालना है किसका, सी का। आप ये देखिए, मैं अलग अलग सबका मान निकाल दे रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, देखो ये इतनी लाइनें आपको लिखनी नहीं है, मैं तो हर वैल्यू को लिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आप खुद देखिए 13 निम्मा कितना होता है 117, यानी टोटल तीनों में जो हमारे अनुसार बांटना है वो 117 बांटना है। ए का मान हमें पता लग गया भाई, ए का अनुपात कितना है 52, ए का अनुपात 52 है, बी का अनुपात भी पता लग गया कितना 18 है, तो सी का निकालना है 117। तो ये लाइनें लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छे से समझाने के लिए आप सीधा क्या करते, 52 18 जोड़ के 117 में से माइनस कर देते, सी का मान आ जाता। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ रहे होते हैं जिन्हें डायरेक्टली समझ नहीं आता, उनके लिए ये लाइनें हैं। तो आप यहां पर देखो सी बराबर ये रहा 117, भाई माइनस कर दो। यहां पर आप देखेंगे 8 और 2 कितना 10 हो गया, 5 6 और 1 कितना 7 हो गया, यानी जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 7, और 11 में से 7 माइनस करो कितना 4, 47। हमारे हिसाब से जो कुल मान था वो था 117, लेकिन क्वेश्चन में कितना था, ये था 70,200। तो आप ये देख लीजिए लगभग में ये कितनी बार जा रखा होगा। देखिए यहाँ पर ये लगभग में 100 के करीब है, यहाँ 700 करीब है, तो 7 या 8 या 6 के बारे करीब, मतलब उसके नजदीक देखा करो किससे चला जाएगा। 100 से हल्का सा ज्यादा है। 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, तो 7 6 का कितना 42, यानी 6 का गुणा करके देखो, 6 7 42 की 2 हासिल कितनी 4, और 11 6 का 66, 66 और 4 कितना 70, यानी ये पूरा कैंसिल हो रहा है कितनी बार 6 बार, और पीछे 2 0। एक बराबर अगर 600, हमें मान किसका चाहिए, सी का। देखिए किसी का भी निकाल सकते हैं, ए का चाहिए तो 52 का गुणा, बी का चाहिए तो 18, और सी का चाहिए तो कितना 47 का 47, यानी 600 गुणा 47। तो 2 0 तो आएंगी, ये 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 कितना 28, यानी जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 28,200 रुपए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख रखा है यदि 64 को 2 4 2,4,6 के अनुपात में विभाजित किया जाए और सबसे छोटा हिस्सा 10 सहित 2/3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए
क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया हमें इस 64 को विभाजित करना है 3 हिस्सों में, और अनुपात दिया गया हमें 2:4 और ये कितना x, इसके अनुपात में हमें विभाजित करना है। बोल रखा है कि सबसे छोटा हिस्सा। देखिए इसमें समस्या ये आ जाती है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो सबसे छोटा हिस्सा है हो सकता है 2 और हो सकता है कितना x। भाई x की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है ना अभी, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे छोटा हिस्सा कितना है? छोटा जो हिस्सा है, कॉन्सेप्ट को समझना सही से, छोटा हिस्सा है 10 सहित 2/3, यानी 10 या 30 और 2 कितना 32/3। अच्छा जो ये हिस्सा है छोटा वाला हिस्सा, जो ये छोटा हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है किसका? भाई टोटल में से ही तो ये मिला होगा। तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो कितना आ जाएगा 32/3, ये भाग है किसका? 64 का, 64 का। तो 32 से कम 32 और 32 दूनी 64, यानी कितना आ गया 1/6। तो थोड़ी देर के लिए आप ये देखिए, अगर ये टोटल जो हिस्सा अगर 6 है तो सबसे छोटा हिस्सा होना चाहिए कितना? 1। ओके, अब यहां पर ये 3 हिस्से हैं, तो अगर इन्हें हम लोग जोड़ के देखें तो 4 और 2 6, तो सिर्फ 2 हिस्सों का ही जो सम है वो कितना हो गया 6। तीसरा हिस्सा कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन यहां टोटल ही 6 आ रहा है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा होना चाहिए बड़ा। तो आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी हो जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, आप जिसका चाहें उसका कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। तो यहां देखेंगे 2 एकम कितना हुआ 2 और 6 दूनी कितना 12। अब आप देखिए, अब देखिए कि टोटल हिस्सा हमारे हिसाब से 12 है, ये अनुपातिक मान है, और अनुपात में जो सबसे छोटा हिस्सा है अगर वो 2 है, ठीक, तो यहां पर आप देखिए कि 2 का जो सम है वो 4 और 2 कितना है 6। अगर मैं 12 में से 6 निकाल दूं तो तीसरा हिस्सा आ जाएगा, तो 12 में से मैंने 6 निकाला, यानी डायरेक्टली इसका मान कितना आ जाएगा 6। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर पहला हिस्सा ये 2 था तो दूसरा हिस्सा कितना है 4, 4 और 2 6, और 6 और 6 ये कितना हो गया 12 हो गया। ओके, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, अगला लिख रखा है कि 3 यात्री भोजन करने के लिए एक साथ बैठते हैं। पहले यात्री के पास 3 रोटी हैं, दूसरे यात्री के पास 4 तथा तीसरे के पास 1 भी रोटी नहीं है। वे तीनों आपस में बराबर बराबर रोटियों का बंटवारा कर लेते हैं तथा तीसरा यात्री पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे दे देता है। तो बताइए कि पैसे को वे दोनों आपस में किस प्रकार बांटेंगे। ये वाली बात बोल रखी है, मतलब यहां 3 लोग बैठे। देखते हैं जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसको कैसे करना है। देखिए 3 यात्री थे, ठीक है, 3 यात्री साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक, XYZ जो मर्जी आप मान सकते हो। पहले वाले के पास 3 रोटी हैं और दूसरे वाले के पास 4, और तीसरे वाले के पास रोटी है ही ना है, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में बराबर बांट के रोटियां खा रहे हैं। तो 4 और 3 कुल मिला के रोटी है कितनी 7। अगर 7 को हमें 3 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, इसका मतलब 7/3 इसने खाई, 7/3 इसने खाई और 7/3 रोटी इसने खाई। तीनों लोगों ने इतना इतना हिस्सा खाया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि सभी के जो हिस्से हैं वो कैसे हैं, बराबर है। भाई देखो तीसरे वाले के पास रोटी थी नहीं, उसने इन दोनों के हिस्से से थोड़ी थोड़ी रोटी ली है और इसका हिस्सा बन गया 7/3। अब जितनी रोटी उसने खाई है, उसने खाई कितनी है 7/3, इसी के हिसाब से तो वो पैसे देगा। और वो पैसे दे कितना रहा है, इसके 70 पैसे दे रहा है, इसके वो दे रहा है कितने 70 पैसे दे रहा है। कौन, सी दे रखा है, तीसरा बंदा दे रहा है। किनको देगा, पहले और दूसरे को देगा, क्योंकि इन्हीं का तो कुछ हिस्सा लेके इसने 7/3 रोटियां खाई हैं। तो आप यहां पर देखेंगे 7 एकम 7 और 7 से 10, 10 दिया कितना 30, यानी 1 बराबर कितना आ गया 30 पैसे आ गए, 1 बराबर 30 पैसे आ गए हैं। अब उसने बोल रखा है कि पहले और दूसरे को, ठीक है, पहले और दूसरे को कितना कितना पैसा दिया गया, यानी कितना कितना मिला है। आप देखिए पहले वाले ने कितना हिस्सा खाया है, 7/3 हिस्सा खाया है। इसका मतलब बचा कितना है, इसके पास जो हिस्सा बचा है वो कितना है। तो हम देख सकते हैं 3 में से 7/3 तो खा ही लिया है, बचा कितना 3 3 9, 9 में से 7 गया कितना 2, यानी 2/3। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो बताओ 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 2/3, 3 से आप कैंसिल करोगे 10, 10 दूनी कितना 20। इसका मतलब जो पहले वाला बंदा है उसको कितने पैसे मिले होंगे, 20 पैसे मिले होंगे। और तीसरे वाले ने 7/3 रोटी तो खा ही ली है, उसके पास थी कितनी 4, 4 में से
7/3 खाली, यानी अभी बचा हिस्सा कितना है, तो देखेंगे 4 तियां 12, 12 में 7 गया कितना 5, यानी 5/3। अगर 1 का हिस्सा इतना है तो बताओ 5/3 का हिस्सा कितना होगा, यानी 30 गुणा 5/3, तो देखेंगे 10, 10 पंजे कितना 50, यानी दूसरे वाले को जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 50 पैसे मिलेंगे। कुल पैसे उसने दिए कितने थे, 70, तो आप देख सकते हैं इसने लिए 20 पैसे, इसने 50, और 50 और 20 कितना हो गया, 70 पैसे हो गए। होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपए है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, जितने क्लब के सदस्य हैं उतने ही वो रुपए और पैसे बांटना है, दान करता है। देखिए, मैंने मान लिया कि जो क्लब के सदस्य हैं वो कितने हैं, x, तो सीधी सी बात है वो रुपए भी कितने देगा, x, और पैसे भी कितने देगा, वो पैसे भी देगा x। लेकिन रुपए और पैसे में अगर हमें बदलना है रुपयों में, तो हमें क्या करना है, इस पैसे में हम लोग भाग लगा देंगे किसका, 100 का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रुपयों में। और इस प्रकार से जो कुल हमारे पास आया है योगदान, वो आया है 3636 रुपए का, 3636 रुपए का। देखिए, इस सवाल में वैसे कुछ नहीं था, समझने वाली यही बात है यहां पर, ठीक है, कि ये रुपए हैं और उसके बाद उतने ही पैसे भी हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग तभी तो कैलकुलेट कर सकते हैं जब जो यूनिट है उसको इक्वल कर लें, या तो पैसे में कर लें या तो हम लोग रुपए में कर लें। तो मैंने इसको रुपए में कर लिया, तो आप यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा x गुणा, ये 100 का x में गुणा होगा 100, 100 और कितना 1, यानी 101 x, और बटे कितना हो गया 100, और बराबर में ये कितना है 3636। तो आप यहां पर देखेंगे x और x कितना हो जाएगा, x² बराबर में 3636 बटे 100, ठीक है, 100 तो पहुंच जाएगा आपका कहाँ, ऊपर, और जो ऊपर वाला 101 है वो आ जाएगा कहां पर, नीचे। तो अभी देखिए पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 36 से कम 36 और 36 से कम 36, यानी ये पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार, 36 बार। तो यहाँ ये x² लिखा हुआ है, तो आपको सिखाई दे रहा है कि जो 36 का वर्ग, जो 36 है वर्ग किसका है, 6 का, और जो 100 जो वर्ग होता है वो किसका, 10 का। इसका मतलब ये वर्ग हो जाएगा किसका, 60 का। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 60 आ जाएगी। इसका मतलब क्लब में सदस्य कितने हैं, 60 सदस्य हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा और लाल का अनुपात 5:4 है तो निचले आधे में लाल और हरे का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए ये आपकी तस्वीर है, इस तस्वीर को रंगा गया है, किस किस रंग से रंगा गया है, ये रंगा गया है आपका लाल और हरा, रेड और ग्रीन, इस पूरी तस्वीर को, ठीक है, वो उसका जो रेशियो है वो है 2:3, 2:3। अब क्या किया गया है, आगे लिख रखा है, यदि ऊपरी आधे में, यदि इस आधे हिस्से में, ऊपर वाले आधे हिस्से में, ऊपर आधे हिस्से में लाल और हरा, ये रेड और ग्रीन का जो रेशियो है वो है 4:5, ठीक है, 4:5 है। तो बाकी आधे हिस्से में लाल और हरे रंग का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने भूमि जल वाला बताया था, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट तो है कि पूरी पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का मान निकालना है, तो आपको क्वेश्चंस को रिलेट करना आना चाहिए। अब ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। आपको पूरी तस्वीर का दे रखा है अनुपात, ये रेड में और ग्रीन में कितना दिया हुआ है, 2:3, और आधे हिस्से में जो रेड और ग्रीन है, ऊपरी आधे हिस्से में वो है 4:5, और निचले आधे हिस्से में हमें बताना है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ये वाला हिस्सा 2 गुना होगा इस वाले से, है ना। तो यहां देखो 3 और 2 कितना हुआ है, ये है 5, और यहां 4 और 5 कितना, 9, यानी 5 और 9 का जो अनुपात आएगा, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 45। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा 2 गुना करना है, तो 45 दूनी कितना, 90। अगर इसको 90 बनाना है तो गुणा किसका, 18 का। इसको 45 बनाना है तो गुणा कितने का, 5 का। 45 क्यों बनाना है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा भी तो 45 होगा, तभी तो 45 जुड़ के कितना होगा, 90 हो पाएगा। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे ये 18 दूनी कितना हुआ, ये 18 दूनी हुआ 36, और ये 18 तियां कितना, 54, 54। यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20,
और ये 5 पंजे कितना, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब निचले हिस्से में ये लाल और हरे रंग का अनुपात कितना होगा, तो ये आ जाएगा 14 में से 5 घटाओ 9 और 4 में से 2 घटाओ 2, यानी ये 29 आएगा, यहाँ पर 6 और 3 में से 2 घटाओगे 1, यानी निचले हिस्से में लाल और हरे रंग का जो अनुपात आएगा वो आएगा 16:29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकार के पैकेटों में बेचता है, ठीक है। लिख रखा है कि बड़े, सुपर और जंबो, एक बड़ा है एक थोड़ा सा है और तीसरे को नाम दे दिया गया जंबो। इनके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7, 17, 16 और चिप्स के लिए 6, 15 और 14 के अनुपात में है। यदि इनके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है। देखिए सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, बट जब आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले खुद समझो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। देखते हैं, आपको यहां पर एक स्टॉल है, ठीक है, और इस स्टॉल में 2 चीजें बिक रही हैं, एक बिक रहा है पॉपकॉर्न और दूसरा चिप्स। यहां पर ये है पॉपकॉर्न और क्या है, चिप्स, पॉपकॉर्न और चिप्स, ठीक है, ये पॉपकॉर्न और चिप्स बिक रहा है। इसमें ये पॉपकॉर्न और जो चिप्स हैं इन्हें पैकेटों में बांटा गया है, और ये जो पैकेट है ये 3 प्रकार के पैकेट हैं आकार के आधार पर। एक है आपका, क्या नाम दिया गया है, एक बड़ा पैकेट है, और दूसरे का नाम सुपर बोल दिया है, और तीसरे का नाम जंबो। तो मैंने ये ले लिया है, लिखूंगा टाइम बर्बाद होगा, बड़ा, सुपर और जंबो। दोनों की कहानी यही है कि दोनों में यही लिया गया, इसमें भी एक बड़ा, दूसरा सुपर और जंबो, ठीक है, ये चीज दे रखी है। और इनके अनुपात दे रखे हैं, लिख रखा है कि पॉपकॉर्न के लिए अनुपात दिया है 7, 17 और 16, और चिप्स के लिए दे रखा है 6, 15 और 14। ओके, ये अनुपात दे रखे हैं आपको। अब आगे हमसे बोल रखा है पॉपकॉर्न की जो कुल पैकेटों की संख्या है वो चिप्स के पैकेटों की संख्या के समान है, मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो हमें क्या बताना है, जंबो की संख्या बतानी है, उनके बीच में अनुपात। अगर इनकी संख्या समान है, क्वेश्चन इजी हो गया। हमें क्या करना है, तो जोड़ो यहां पर इसको, आप 17 और 7 को आप जोड़ोगे तो 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 और 16 कितना हो गया, 40, ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। और यहां पर ही आप देखो 15 और 14 29, 29 और 6 कितना हो गया, 35, ठीक है। इन्हें हमें बराबर करना है। देखिए अब यहाँ एलसीएम मत लेना, आपको क्या करना है, थोड़ा टुकड़ों में तोड़ दिया करो, आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ दिया करो। इस 40 को मैं लिख सकता हूँ 5 अट्ठे 40, और इस 35 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 सत्ते 35। तो देखिए 5 5 तो दोनों में है ही, यानी इस 8 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसमें, और इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। अब देखिए पॉपकॉर्न के जंबो, ये पॉपकॉर्न के जंबो और जो ये चिप्स का जंबो था, सिर्फ हमें इनका अनुपात बताना है, बाकी समय कोई लेना ही देना नहीं है। तो आप यहां पर देखेंगे 7 का मल्टीप्लाई होगा जंबो वाले में, यानी 16 गुणा 7, और अनुपात यहां पर देखिए 8 का मल्टीप्लाई होगा जंबो वाले में, यानी 8 गुणा 14, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो आप यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, कुल मिला के 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये समान है। तो आंसर आपका आ जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन लिख रखा है कि एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात 5:3 है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब विमानों की संख्या का टैंकों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया है। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, युद्ध के पहले जो युद्ध हो रहा है, सेना में विमानों की संख्या का टैंकों से, विमान और टैंक का रेशियो में दे रखा है। किसका दे रखा है, विमान की संख्या का, और थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये विमान और टैंक का रेशियो दे रखा है हमें। विमान और टैंक का कितना है, ये अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3, ठीक। और लिख रखा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए, ठीक है। अब इनकी संख्या का अनुपात कितना हो गया, 2 अनुपात विमान और टैंक। देख लीजिए एक बार, लिख रखा है कि विमान और टैंक की संख्या का अनुपात 2:1 हो गया है, ठीक है।
ध्यान दो थोड़ा सा, ये भी आपका जो मैंने आय और व्यय पे आधारित प्रश्न करवाए थे बिल्कुल वैसा ही है। जरूरी नहीं है वही पर्टिकुलर चीज बोली जाएगी तभी आप क्वेश्चन को पकड़ोगे। आपको क्या बोल रखा है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए हैं। टैंक जो नष्ट हुए हैं वो कितने नष्ट हुए हैं, ये 1000 टैंक नष्ट हुए हैं। और यहां पर क्या लिख रखा है, 800 विमान नष्ट हुए हैं। ये विमान नष्ट हुए हैं कितने, 800। तो देखिए जब दोनों बार माइनस माइनस हो रहा हो तो इस साइन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें लिखना तब जरूरी होता है जब एक बार जुड़ रहा हो और एक बार घट रहा हो। तो अब आप यहां पर देखिए वही जो चीज बताई थी, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और 2 तियां कितना हो जाएगा 6, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर 1। यहां पर आप ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा 800। तो 2000 में से 800 माइनस होगा यानी कितना आएगा 1200, यानी एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1200। अब हमसे बोल रखा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात करें। ये है टैंक, ठीक है, और टैंक का मान कितना था 3। 1 बराबर अगर 1200 है तो बताइए 3 बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुणा 3, 12 तियां 3600। यानी जब ये युद्ध में गए थे तब कुल टैंकों की संख्या कितनी थी 3600, और इस 3600 में से कितने टैंक नष्ट हो गए थे 1000। 1000 टैंक अगर नष्ट हो गए थे तो अब बताइए जो बचे हुए टैंक हैं वो बचेंगे कितने, 2600 टैंक बचेंगे। ओके, अब देखते हैं अपना एक अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न जो अभी मैंने करवाया इसी प्रकार का मैं एक बार और आपको करवा देता हूं। लेकिन कहा कि किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:32 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। देखिए कौन कौन है, ऑफिसर हैं और सिपाही हैं, मतलब कांस्टेबल हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन है वो आपको देखना है, एक तो ऑफिसर हैं और दूसरे कौन है, कांस्टेबल हैं। स्टार्टिंग में इनका जो अनुपात था वो कितना था, स्टार्टिंग में जो इनका रेशियो था वो था 4:43, 4:43। फिर लिख रखा है कि 8 ऑफिसर मारे गए और 7 और भर्ती हो गए हैं। उसके बाद जो अनुपात बचा है वो बचा है 2:23। तो अभी देखो मैंने क्या बताया था, जब समान होते हैं तो चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बट यहां आवश्यकता है। 8 ऑफिसर मारे गए हैं मतलब ये चले गए, खत्म हो गए, मतलब ये माइनस हुए हैं, और 7 कांस्टेबल आए हैं मतलब ये प्लस हुए हैं। अगर दोनों आते तो हम लोग साइन का यूज नहीं करते, दोनों चले जाते फिर भी हम साइन का यूज नहीं करते, बट दोनों अलग अलग है, ध्यान रखनी है आपको, साइन का यूज जरूरी है। तो अब आप यहां पर देखिए 23 चौके कितना हो जाएगा 92, 92, और यहां 83 दूनी कितना हो जाएगा 86, 86। तो आप डिफरेंस देखिए यहां पर कितना का हो गया, ये 12 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा 6। तो ये 6 का डिफरेंस है, और यहां देखिए जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी कितना 14। ये बड़ा है और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटी संख्या घटानी है। कितनी घटानी है आप ये देखिए, 8 तियां 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, और ये चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 बराबर, ठीक है, ये 4 और 4 कितना हुआ, ये 8 हो गया, ये आपका 8 और 1 9 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 बराबर 198, ठीक है। तो यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 6 तियां 18, 1 बचा 6 तियां 18, यानी 1 बराबर आ गया 33। देखिए किसकी संख्या निकालनी है, तो हमसे बोला गया है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। सिपाही कांस्टेबल ये इनका अनुपात कितना 43, जब 1 बराबर 33 है तो 43 बराबर कितना 33 गुणा 43, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 33 और 43 का गुणा करेंगे, 3 तियां 9, 3 तियां कितना 9, 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 1 कितना 13, यानी 9, 9 2 11, यानी 1419। ये 1419 सिपाही तब थे जब युद्ध होने वाला था, मतलब स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में युद्ध खत्म होते होते और हमें सिपाहियों की आवश्यकता पड़ी थी, और कितनी 7 की और पड़ी थी, तो यही 7 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, यानी टोटल जो सिपाही युद्ध के बाद यहां पर हो गए थे वो हो गए थे 1426। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन लिख रखा है कि किसी हॉस्टल का खर्च आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, मतलब अगर छात्र बढ़ेंगे तो उसका जो खर्च है वो भी बढ़ेगा, छात्र घटेंगे तो खर्च भी घट जाएगा। आगे लिख रखा है तथा बाकी भाग निश्चित है, ठीक। यदि 120 छात्रों का खर्च 8400 रुपये तथा 150 छात्रों का खर्च 10,000 रुपये है तो 330 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए।
ये टैक्सी वाला क्वेश्चन मान लो, जैसे अगर हमें 50 किलोमीटर तक जाना है तो उनका एक फिक्स चार्ज होता है कि आप भले 1 किलोमीटर जाओ इतना तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से लगेगा, जितनी डिस्टेंस आप जाओगे उतना ही किराया आपका बढ़ता जाएगा। बिल्कुल वही है कि पहले तो आपको एक फिक्स चार्ज देना ही देना है और उसके बाद अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा, स्टूडेंट घटेंगे तो किराया घटेगा। तो पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या होता है देखेंगे, पहले बेसिक समझ लीजिए ढंग से। लिख रखा है कि एक तो फिक्स चार्ज लगना ही है, एक भाग निश्चित है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एक निश्चित भाग, फिक्स तो लगना ही लगना है, ठीक। और क्या लगना है, लिख रखा है कि 120 छात्रों का खर्च 8400 रुपये है। ये 120 छात्र हैं, अगर मैंने मान लिया एक छात्र ने x रुपए खर्च किए हैं तो 120 छात्रों ने 120x किए होंगे और प्लस का फिक्स, यानी तब जाके कुल मिला के किराया कितना हुआ, ये हुआ 8400। होप इस लाइन को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है और उसके बाद स्टूडेंट की संख्या के अनुक्रमानुपाती है उसका जो खर्च। तो अगर टोटल 120 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का जो खर्चा है वो x रुपए है, तो 120 का कितना हो जाएगा 120x, ठीक। और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तब टोटल खर्चा आ रहा है 8400। इसी प्रकार फिक्स खर्चा तो लगना ही लगना है। आगे स्टूडेंट कितने हैं, बोल रखा है कि 150 छात्र हैं, एक छात्र का खर्चा भी मैंने बताया कितना x, और टोटल खर्चा इस हिसाब से हो रहा है कितना 10,000। यहां से आप और अच्छे समझ पाएंगे। देख लीजिए फिक्स चार्ज तो था ही, 120 छात्र थे तब 8400 था, और अब जब 150 छात्र हुए तो कितना हो गया 10,000। यानी जो जैसे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं वैसे ही यहां पर खर्चा बढ़ रहा है। तो अब थोड़ा सा सिंपली इसको माइनस कर दीजिए। अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो फिक्स वाला चार्ज तो हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 150 में से 120 माइनस होगा यानी माइनस का 30x आएगा, और 10,000 में से 8400 माइनस होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 1600 आ जाएगा। तो इस माइनस से तो हमें टेंशन है ही नहीं, ठीक है। 0 से 0 यानी इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि फिक्स जो चार्ज था वो कितना था, किसी भी इस वैल्यू में एक बार रख के देख लिए मान। यहां पर देखेंगे ये रहा फिक्स, पहले में ही रख लेते हैं, प्लस का 120 और गुणा जो x का मान है, ठीक है, वो कितना है 160/3 और बराबर में 8400। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसके बाद डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको समझ पाओगे तो आप डायरेक्ट कर पाओगे सही से। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है, और 16 चौके कितना 6400, यानी फिक्स प्लस का 6400 और बराबर में कितना ये 8400। तो 8400 में से 6400 माइनस होगा, बचेगा कितना 2000। इसका मतलब जो ये फिक्स चार्ज लग रहा है, निश्चित जो चार्ज है वो कितना है 2000 रुपए है। अब हमसे बोल क्या दिया है, हमसे बोला गया है कि 330 छात्रों का खर्च ज्ञात करें। जब एक छात्र का खर्चा इतना है तो बताओ 330 छात्रों का कितना हो जाएगा, यानी 330x बराबर 160/3 गुणा 330। इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये इतना हो जाएगा, यानी 2 0 तो है ही, 11 6 66, ठीक, यानी 11 1 कम 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, यानी 17,600 रुपए आएगा 330 छात्रों का। बट हमने फिक्स चार्ज निकाला है कितना 2000, ये तो लगना ही लगना है, यानी 2000 इसमें और ऐड हो जाएगा तो 17 और 2 कितना हो जाएगा 19,600 रुपए। ये कितने छात्रों का खर्चा है, ये है आपका 330 छात्रों का। अब इसी को अगर x वगैरह ना माने तब हम लोग कैसे समझेंगे, देखते हैं। देखिए इसी को जो मैंने x मान के करवाया, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया था, लेकिन अगर हम लोग इसको सिंपली करना वही होता है, बेस हमारा वही होता है, ठीक है, उसी से बस मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक, तो आपको लगने लग जाएगा ये ट्रिक हो गई, छोटा हो गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। देखिए आपको बोला गया था कि 120 छात्र हैं और उसके बाद बोला गया था 150 छात्र। 120 का हमें दे रखा था 8400 खर्चा और 150 का दे रखा था 10,000। तो यहाँ पर आप देखिए 120 से 150 छात्रों की संख्या में वृद्धि कितने की हुई 30 की, और यहाँ 8400 से 10,000, यहाँ कितने रुपए बढ़ गए हैं, यहाँ रुपए बढ़ गए हैं कितने 1600। तो सीधी सी बात है, अगर देखा जाए एक का मान कितना आएगा 160/3। आप इसमें से किसी का भी मान निकाल के देख लो, अगर मैं 120 का निकालूंगा तो यहाँ कितना आएगा 3 चौके 12 और 16 चौके कितना 64, ये 6400 है। मतलब मेरे हिसाब से 120 छात्रों का खर्चा आना चाहिए था 6400, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 8400। तो अब आप समझ गए हो कि 8400 क्यों है, क्योंकि इस 6400 में 2000 रुपए जोड़ा गया है, जो कि कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है।
वो अंडरस्टूड है, बात समझ आ गई होगी जो मैंने आपको यहां पर निकाल के दिखाया है। तो 2000 रुपए फिक्स चार्ज है, मतलब आप 330 छात्रों का निकालो, जो भी मान है उसमें आप 2000 रुपए ऐड कर दो, ठीक। यानी इसका मान अगर इतना है तो 330 का निकालना है, तो सीधी सी बात मैं क्या करूंगा, 160/3 गुणा 330, 3 से काटा ये आपका आ गया इतना, तो ये आपका गुणा करो कितना आ जाएगा 17,600, और 2000 रुपए फिक्स चार्ज है, अभी बता ही चुका हूं, तो 17,000 में 2000 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 19,600 रुपए आ जाएगा। बट ये चीजें आप अच्छे से तब कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका अगला प्रश्न है, लिख रखा है कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, होना चाहिए, मिसप्रिंट है। फिर आगे लिख रखा है कि शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। तो शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक। देखो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बट आपको समझना है अच्छे तरीके से क्या करते हैं और क्यों करते हैं। लोमड़ी और शेर के बारे में दे रखा है, शेर जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है, ये शेर यहां दे रखा है। लास्ट में ही देखिए अनुपात पूछा किसका है, उसी के अनुसार यहां लिख देता हूं। लिख रखा है कि उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इन्होंने पूछा है अनुपात लोमड़ी और शेर का, ओके। जो उन्होंने पूछ रखा है मैं उसी को लेके चल रहा हूं, और दिक्कत कुछ नहीं है, आप कैसे भी निकाल लो, लास्ट में पढ़ लो किसका पहले किसका बाद में, वैसे कर देंगे, ठीक है। फिलहाल शेर जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है, शेर ये जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है, लोमड़ी कितनी लगाता है, लोमड़ी लगा रहा है 7, ठीक है, ये इतना हो गया। देखिए ये जो लोमड़ी है ये 7 छलांग लगा रहा है और शेर 5 छलांग, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये 7 छलांग में कितनी दूरी कवर करता है और ये 5 छलांग में कितनी दूरी कवर करता है। इसी को समझाने के लिए एक लाइन और बोली गई है, क्या आगे बोल रखा है कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा ठीक है 5 छलांग में तय की गई दूरी की कैसी है, बराबर है। और मैं सही से आपको समझाने के लिए लिखूं तो ये रहा शेर, लोमड़ी गुणा में कहां आ जाएगी, भाग में, ये लोमड़ी आ जाएगी भाग, यानी 5/6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शेर है, यहां देखो शेर कितनी छलांग लगा रहा है, ये छलांग का अनुपात है 5 छलांग, और ये एक छलांग में कितनी दूरी कवर करता है, 5। तो आप खुद बताइए ये 5 छलांग में कितनी दूरी कवर करेगा, 5 पंजे 25। रट मत लेना कि ऐसे गुणा किया जाता है, समझना भी आपको इसका मतलब क्या है। जो लोमड़ी है, ये देखिए लोमड़ी कितनी छलांग लगाता है, 7। मैं यहां लिख देता हूं, ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है छलांग का, ठीक है। लोमड़ी 7 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में कितनी दूरी कवर हो रही है, 6। तो 7 छलांगों में कितनी दूरी कवर होगी, 7 छक्का कितना, ये हो जाएगा 7 छक्का कितना, 42। तो हमसे यही पूछा गया था लास्ट में कि उनकी चालों का अनुपात, मतलब लोमड़ी और शेर की चालों का अनुपात कितना आ जाएगा, 42/25। और अगर आप चाहो, ये तो मैंने आपको ढंग से समझाया, फिर भी अगर किसी के समझ नहीं आया, डायरेक्ट वाला ही कोई बंदा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, ये लोमड़ी का 7 दे रखा था और शेर का कितना दिया हुआ था, 5। आपको ये कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है। क्या लिख देना है कि शेर के बगल में लिखा हुआ था 6 और लोमड़ी का कितना, 5, ठीक। और डिवाइड लगा दो इन्हें। जब आप डिवाइड लगाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 पना कितना हो गया, 35, और 6 पंजे कितना, अच्छा अनुपात गलत लिख दिया, मतलब अनुपात देखिए 7 और 5 था यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ये कितना था, 5 और 6, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर हम डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा तो ये कितना आ जाएगा, 7 छक्का कितना, 42, और ये 5 पंजे कितना, 25। देखिए जैसे अभी मैं यहां पर कर रहा था और मैंने सही से नहीं देख पाया, गड़बड़ हो गया, वही काम हम लोग नॉर्मली करते हैं बिना समझे हुए, तभी जो अनुपात है हमारा ये क्या हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है सही से कि पहले आपको ये देखना है कि ये छलांग कितनी लगा रहे हैं, फिर ये देखना है कि एक छलांग में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं। कभी भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था छलांग वाला, वो 2 लोग थे, ठीक है। अब इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगला जो क्वेश्चन बोलने वाला हूं, इसमें 3 लोग आ रखे हैं, देखते हैं क्या लिख रखा है। देखा कि एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाता है। कुत्ते द्वारा
8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी बराबर हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, पहले हम लोग छलांग का अनुपात लिख लेते हैं और कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहले ये कुत्ता, ये पहले दिया हुआ है कुत्ता, और उसके बाद दे रखा है कौन, शेर। कुत्ता है, शेर है, और कौन लास्ट में दे रखा है, और दे रखा है लोमड़ी, और दिया हुआ है लोमड़ी। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग, ये 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में शेर लगाता है 12, और जितनी देर में शेर लगाता है 12 और लोमड़ी लगाता है कितना, 15। यानी ये छलांग का अनुपात है। फिर से बोल रहा हूं, ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है छलांग का। मतलब कुत्ता 8 छलांगे लगाता है, लेकिन 8 छलांग में कितनी दूरी कवर करता है ये अभी हमें नहीं पता है, तो हमें ये निकालना है कि एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है। इसके लिए ये साइड में हिंट हमें दे रखी होती है। ठीक है, ये कुत्ता, शेर और लोमड़ी। ठीक है, ये कितनी कितनी है देख लेते हैं। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में। ये जो है ना आपस में बराबर है। ठीक है, इनके द्वारा तय की गई दूरी, तो इनको अगर हमने अनुपातिक मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा 48। तो ये आ जाएगा 8 छिक्का 48, ये 16 तियां 48 और 24 दूनी 48। इसका मतलब ये हो गया कि जो कुत्ता है वो एक छलांग में ये 6 दूरी कवर कर रहा है एक छलांग में, और टोटल छलांग लगाई कितनी है 8, यानी 8 छिक्का कितना हो जाएगा, यानी ये 48। और उसके बाद जो शेर है वो एक छलांग में कितना 3 दूरी कवर कर रहा है, तो ये 12 छलांग में 12 तियां कितना करेगा, 12 तियां 36 जाएगा। और इसी प्रकार जो लोमड़ी है वो एक छलांग में 2 दूरी कवर कर रहा है, तो ये 15 छलांगों में कितनी दूरी कवर करेगा, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये हमें अनुपात निकालना था। देख लीजिए, अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए। किससे कट रहा है, ये पूरा का पूरा 6 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48 और 6 छिक्का 36 और 6 पंजे 30। अब और छोटा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही इनकी चालों का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ है। तो पहले आप देखो, रेल किराए का अनुपात दे रखा है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, किराए का जो अनुपात है, अब टुकड़ों में आपको पढ़ लेना ध्यान से, सवाल लंबा है बट सॉल्यूशन बहुत इजी है। किराए का अनुपात दिया गया है, कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, ये 3:1 दे रखा है। ये पहली श्रेणी है और दूसरी श्रेणी, ऐसे मानो कि ये एसी वाला डब्बा है और ये जर्नल है। ठीक है, और उसके बाद इनकी संख्याओं में अनुपात दे रखा है। ठीक है, नंबर्स में अनुपात क्या दिया है कि जो एसी वाला है, सीधी सी बात है यार, जहाँ टिकट ज़्यादा होती है वहाँ लोग कम आते हैं। ठीक है, इसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:50। ठीक, यानी अगर यहाँ 2 लोग होंगे ना एसी वाले में, तो यहाँ 100 लोग बैठे होंगे जर्नल वाले में। कुल मिला के अगर आप ये देखिए, अगर एक बंदा है 3 रुपये किराया है, तो कुल किराया कितना आएगा, 3। यहाँ 50 लोग हैं और एक बंदे का 1 रुपये किराया, तो कुल किराया कितना हो जाएगा, 50। लाइनों को बराबर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कुल किराया कितना हो जाएगा, 50 और 3 कितना, 53। ये 53 हो गया। और क्वेश्चन में कुल किराया कितना दे रखा है, 1325 रुपये यहाँ पर किराया दिया गया है। तो आप देख लीजिए, अगर मैं 10 का गुणा करूँ तो 530 ही आ पाएगा, 20 का गुणा करूँ तो 1000 के करीब आएगा, लेकिन हमें 5 लास्ट में लाना है, तो 20 से आगे क्या, 25 कड़के देखो, 25 तियां 75 की 5 हासिल कितनी, 7 और 25 पंजे 125, 125 और 7 कितना, 132। यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, 25 बार। 1 = 25, 1 = 25 रुपये। हमें कौन से श्रेणी के यात्रियों का किराया निकालना है, दूसरी श्रेणी, और दूसरी श्रेणी के जो अनुपात यहाँ पर दे रखा है वो कितना, 50। जब 1 = 25 रुपये है तो 50 बराबर कितना आ जाएगा, 25 × 50, 25 पंजे 125। यानी जो दूसरी श्रेणी वाले हैं, मतलब जो जर्नल डब्बे वाले हैं, वो सब लोग मिला के कुल कितना किराया देते हैं, 1250 रुपये।
देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया इस क्वेश्चन को। कैसे लिख रखा है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच 10:7 का अनुपात था। तब बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हैं और किराया 30,900 रुपये प्राप्त होता है, तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए पहले की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन बीच में आपने देखा कि एक लाइन और डाल दी गई है। क्या? पहले तो हमें किराए का अनुपात दिया गया है, पहले हमें किराए का अनुपात दिया गया है। किराए का अनुपात कितना दिया गया है पहले, और दूसरे प्रकार में ये दे रखा है 10:7। ये दिया हुआ है किराए में 10:7। ठीक है, ये 10:7 का अनुपात रखा है। अब इसमें क्या हुआ, दोनों प्रकार में वृद्धि हुई है किराए में। क्या बोल रखा है, तब बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। पहले की देखो इसमें वृद्धि हुई है 3:4, अभी आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। तो अब देखिए ये किराया वृद्धि होने के बाद हो कितना गया है, तो साइड में जरा आप सही से समझ लीजिए। मतलब पहले किराया था 3 और यहां पर मान दिया गया कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 3 का जो मान था वो कितना था 10, और 1 का मान कितना हो जाएगा 10/3। लेकिन अब किराया 3 नहीं रहा, कितना हो गया 4। तो 4 का मान कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यानी 40/3। पहले जहां किराए का अनुपात 10 था, अब वृद्धि होने के बाद उसका मान हो गया कितना 40/3। ठीक है, ये किराया है, लेकिन कब का, वृद्धि होने के बाद का मान। ठीक, आगे हमसे बोल रखा है, और ये वाला जो दूसरी श्रेणी का जो किराया था, ये पहले 5 था और 9 हो गया। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए 5 का जो मान पहले था वो कितना 7, यानी 1 का मान आएगा 7/5। अब हो गया 5 से 9, तो 9 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 7 63 और 63/5। यानी वृद्धि होने के बाद जो दूसरी श्रेणी थी उसका किराया कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना है 63/5, 63/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के 20, मतलब ये 200, और ये 3 3 9 6 3 18। मतलब वृद्धि होने के बाद जो किराए का अनुपात आया वो आया 200:189। अब जो पहली श्रेणी और जो दूसरी श्रेणी है, इसमें कुल कितने लोग यात्रा कर रहे हैं उनका अनुपात कितना है, जो संख्या है। ठीक है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले आदमियों की, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5। खुद सोचिए कि अगर एक बंदा 200 रुपए दे रहा है तो 3 कितने देंगे, ये आपका हो जाएगा 200 3 कितना 600, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 5 9 45 की 5 हासिल 4, 18 5 90, 90 और 4 कितना 94, यानी 945। इतना हो गया। कुल मिला के हमारे हिसाब से किराया हो जाएगा 900 600 कितना 1545 हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 30,900, ये हमें दे रखा है कुल किराया 30,900 रुपए है। सही से अगर देखो तो 45 दूनी ये 90 है और 15 दूनी कितना 30 है। इसका मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। यहां तक कितनी बार 20 बार, 1 = 20 आ गया। अब हमें बताना है कि जो ये दूसरी श्रेणी में लोग बैठे हुए थे ना, उनका कितना किराया, ये बोल रखा है दूसरी श्रेणी से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये मान कितना है 945 बराबर 945 गुणा 20 बराबर 0 तो आएगा ही, 2 पंजे 10, और यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, और 9 दूनी 18। इसका मतलब किराया कितना होगा 18,900 रुपए। किससे, दूसरी श्रेणी से। अगर मान लो पहले का निकालना होता तो इसी 20 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, कितने का 600 का, यानी 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाता 12,000 रुपए। देखिए मैंने आपको 2 सवाल इस तरीके कराए, एक सवाल और देख लीजिए। बस इनमें क्या है कि चीजें थोड़ी सी अलग बोल रखी हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं, आप लोग जैसे स्क्रीन पे आए पॉज करके लगाने की कोशिश करना। तीसरा इसी प्रकार का सवाल लिख रखा है कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किराए में क्रमशः 1/6 भाग तथा 1/12 भाग की कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या में 4:9:24 का अनुपात था। यदि एक स्टेशन पर कुल 3,55,600 रुपए की टिकट बिकी हो
तो तीसरी श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ। देखिए तरीका वही है, हल्का हल्का चेंजेस हैं। क्या देखते हैं, देखिए पहले हमें किराए का कुछ अनुपात दिया है, 3 श्रेणियां इस बार, पहली, ये दूसरी और तीसरी। अभी तक 2 थे, इस बार 3 है। तो इनका किराए का अनुपात दे रखा है 8:6:3। अब इनके किराए में देखो, इससे पहले वाले में वृद्धि हुई थी, अब की बार कमी हो रही है। कैसी कमी हो रही है? 1/6 और 1/12, मतलब पहले और दूसरे में कमी हुई है, तीसरे में कोई भी कमी नहीं हुई है। 1/6, देखिए मैं 8 का अगर 1/6वां भाग निकालूंगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो क्या करो, इस 6 से गुणा कर दो ताकि जो पॉइंट दशमलव में आने वाले हैं वो दशमलव से हट जाए। इसका मतलब 8 छिक्का ये हो जाएगा 48, 6 छिक्का 36 और 6 तियां 18। ये अभी किराए का अनुपात है। अब हमसे बोला गया 1/6 भाग की कमी कर दी है, तो 6 में से देखिए 1/6 की कमी, 6 में से 1 की कमी हुई, बचा कितना? 5/6, यानी 48 का 5/6 कितना हो जाएगा? 6 अट्ठे 48 और 8 पंजे कितना? 40। यानी अब जो किराया बचा है वो बचा है कितना? 40। और दूसरे भाग में कमी हुई है 1/12 की, और दूसरा भाग है कितना? 36। यानी 36 में 12 में 1 की कमी होगी तो बचा कितना? 11/12, यानी 12 तियां 36, 11 तियां 33, यानी 36 से अब ये रह गया कितना? 33। और तीसरे भाग में हमसे कुछ नहीं बोला तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। ये आ गया है कमी के बाद किराए का अनुपात, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी का। अब इनकी जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, 3 श्रेणियों में दे रखा है 4:9:24, ये दे रखा है 4:9:24। ठीक, तो अब देखो टोटल किराया कितना, पहली श्रेणी से कितना आएगा? 4 चौके 16, 160। दूसरी से कितना आ जाएगा? 9 तियां 27, 9 तियां 27 और 2 29, यानी 297। और तीसरी श्रेणी से कितना आएगा? 18 चौके 72 की 2 हासिल कितनी? 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43, 43। यानी तीसरी श्रेणी से जो किराया आएगा वो आएगा 432। टोटल किराया देख लीजिए आप, टोटल अगर जोड़ा जाए 7 और 2 कितना? 9, ये हो जाएगा 9। यहां पर ये हो जाएगा आपका 3, 9 और 3 12, 12 और 6 18 की 8 हासिल कितनी? 1, 5 2 7 और 1 कितना? 8, यानी 889। ठीक है, ये आपका आ गया 889 टोटल किराया हमारे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,5,5,6,00,000, 3,55,600। तो देखिए ये आपका मल्टीप्लाई पूरा कैसे जाएगा? 4 निमा 36, मतलब ये पूरा कैंसिल हो रहा है कितना? 4, यानी 400। तो हमें तीसरी श्रेणी का बताना था, एक का अगर इतना मान है तो तीसरे का 432 बराबर 432 गुणा ये 400 कितना आ जाएगा? ये 2 0, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16 और एक कितना? 17, यानी 1,72,800 रुपए। ठीक है दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको खत्म करवा दिए हैं। आप लोग मेहनत करते रहना, लगातार मेरे साथ बने रहना, सवालों को लगाते रहना। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इससे भी अच्छे आएंगे, कुछ इजी आएंगे। कुल मिला के एक पैकेज होगा जितने भी टाइप करवाए हैं उन सभी का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।